हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड। आज हम स्टेट ऑफ मलक्का को डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मलक्का जो मलाया पेनिनसुला और यहाँ पर इंडोनेशिया कंट्री का जो सुमात्रा आइलैंड है उसके बीच में एग्जिस्ट करती है। स्टेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। अगर ट्रेड के आधार पर इसकी स्थिति को देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेड में। ये जो एरिया है वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पायरेसी, मतलब जो भी वेसल यहाँ से गुजरती है तो उसको हो सकता है कि जो एक तरीके से जो विरोधी गुट है उसको अपने अंडर में ले ले। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में हमने देखा, कनेक्टिविटी इसकी देखी और मलाया पेनिनसुला और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर है स्टेट ऑफ सुंडा। अब ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है इसका नाम मलक्का क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पर सन 1400 से 1511 तक सन 1400 से 1511 तक यहाँ पर मलक्का सल्तनत ने अपना राज्य किया था और उस मलक्का सल्तनत का जो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो मलेशिया के मलक्का में था। मतलब इस वाले एरिया में सेंट्रल एरिया था मलक्का में, इसीलिए इस स्टेट का नाम मलक्का गिरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मलक्का सल्तनत ने कुछ समय तक रूल किया था, इसलिए इसका नाम स्टेट ऑफ मलक्का गिरा। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट न्यूज, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बाउंस बैक इन Q4। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी है वो काफ़ी नीचे चली गई थी, लेकिन जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा, मतलब 2020-2021, उसके Q4 के कुछ डाटा सामने आए हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है कि Q3 की कंपैरिजन Q4 से किया जाए तो Q4 में रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण से इकोनॉमी दोबारा से रीबाउंड हुई। अगर Q4 का कंपैरिजन पिछले और सालों के फाइनेंशियल ईयर के Q4 से किया जाए, जैसे 2019-20 के Q4 से किया जाए तो 2020-21 में तो देखो 10.72 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन 2019-20 की तुलना में 1.2% कम ही रहा। 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में 16.87 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। तो देखो, और पिछले साल है उनकी तुलना में तो Q4 में इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के Q3 की कंपैरिजन किया जाए तो 1 लाख करोड़ या फिर 33.4% हायर देन द प्रीवियस क्वार्टर, मतलब काफ़ी अच्छा बूस्टअप देखने को मिला है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सेंटर की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसी की वजह से मार्च 2020 में जो एक तरीके से पतन हो गया था, डिक्रीमेंट हो गया था उसमें, और RBI की जो लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी है इसी की वजह से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हुई और जो इकोनॉमी है उसमें रिकवरी हुई। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 2018-19 के समय में जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था और जो हाई ग्रोथ हुई थी, हालांकि उस चीज़ की तुलना में तो हम उससे तो बहुत दूर हैं, लेकिन हमारी जो जर्नी है, जिस तरीके से हम पीछे आए थे, नीचे आ गई थी हमारी जो जर्नी, उसमें हमने काफ़ी कमबैक किया है। नेक्स्ट न्यूज, डी एस्केलेशन ट्रेंड पॉजिटिव से चाइना और जो इंडिया, उन दोनों के बीच में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है। शुरुआत हुई थी पेंगोंग त्सो लेक, उसके बाद में बहुत सारे एरिया जैसे दामसंग एरिया और हॉट स्प्रिंग, इन वाले एरिया में भी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी इशू क्रिएट नहीं करेंगे, इसी के लिए डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर हुआ है। और इसमें चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ये जो डी एस्केलेशन ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट न्यूज कोविड-19 से रिलेटेड है। इंडिया रिकॉर्ड्स 1.7 लाख न्यू कोविड-19 केसेज। कोविड-19 के केसेज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं
पिछले 24 घंटे में 1,69,899 फ्रेश केसेस सामने आए हैं और 904 डेथ भी हो गई हैं। तो अगर ये देखा जाए तो सेकेंड स्टेट डे द कंट्री रिपोर्टेड मोर देन 1.5 लाख न्यू केसेस, मतलब सेकेंड वेव जो कोविड-19 की आई है उसमें दूसरी बार ऐसा देखने को मिला है कि 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। न्यू पीक दिल्ली रिपोर्ट्स ओवर 10K फ्रेश इन्फेक्शन। कोविड-19 के केसेज हर स्टेट में यूटी में फैल रहे हैं और उसमें दिल्ली भी सामने आया है। दिल्ली में भी कोविड-19 के जो फ्रेश केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। 10,774 फ्रेश केसेज सामने आए हैं। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है। एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे इंडिया में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन की जो रेट है वो पिछले महीने की तुलना में काफ़ी डबल देखने को मिली है। जैसे कि मार्च के लास्ट 10 डेज की अगर हम बात करें तो डेली एवरेज डेली डोजेज 1.8 मिलियन थी और अप्रैल में 1 से 10 अप्रैल के बीच में 3.6 मिलियन एवरेज डेली डोजेज है। मतलब वैक्सीनेशन की जो रेट है वो काफ़ी हाई हुई है। उसी की वजह से जो हमने टारगेट फिक्स किया था कि जुलाई 31 तक हम 400 मिलियन का टारगेट फिक्स करते हैं, हो सकता है कि हम इससे भी ज़्यादा 400 से 500 मिलियन डोजेज को अचीव कर लें अगर इसी टारगेट के अकॉर्डिंग हम चलते रहे तो यहाँ पर बताया गया है कि शार्प रिकवरी, काफ़ी दिनों से जो वैक्सीनेशन काफ़ी कम चल रहा था कुछ समय से मार्च के लास्ट दिन में, लेकिन दोबारा से रिकवरी कर ली गई है और हाई डोजेज मतलब डेली डोजेज है उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब यहाँ पर कुछ स्टेट है, हर स्टेट का बताया गया है कि किस स्टेट में डेली डोजेज जो दी जा रही हैं उसमें इंक्रीमेंट हुआ है डिक्रीमेंट। तो लगभग सभी स्टेट्स में डोजेज की जो संख्या है वो बढ़ी है। मार्च लास्ट 10 डेज और अप्रैल स्टार्टिंग 10 डेज का कंपैरिजन किया गया तो, लेकिन तमिलनाडु और इसके अलावा झारखंड और यहाँ पर है त्रिपुरा, इन 3 स्टेट में जो डेली डोजेज की जो संख्या है वैक्सीनेशन डोजेज उनकी संख्या में कमी आई है। यहाँ पर देखो कुछ स्टेट्स का ये भी बताया गया है कि स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है और इसी डिस्पैरिटीज़ की वजह से ये समस्या आई है कि वैक्सीनेशन की संख्या में डोजेज की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन आसाम एक मात्र ऐसा रजिस्टर्ड स्टेट है जिसमें मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये कोविड-19 के सारे डाटा यहाँ पर दे रखे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, विलेजर्स लॉज ग्रेजिंग ग्राउंड्स एट पेंगोंग सो। पेंगोंग सो लेक इंडिया का जो लद्दाख रीजन है, ईस्टर्न लद्दाख और वहाँ का तो तिब्बत रीजन है, उसके बीच में फैली हुई है पेंगोंग सो लेक। अप्रैल 2020 में पेंगोंग सो लेक के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच में। अब फरवरी 2021 में जाकर के हमारे बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर हुआ। उसके तहत में जो पेंगोंग सो लेक है वहाँ पर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर हुआ। उसके बाद में जो हमारे विलेजर्स हैं वहाँ पर जो रहते हैं उनको अपने जानवर को, एनिमल्स को चाइना की तरफ भेजने की अनुमति नहीं है। तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनका एक कंसर्न है, वो ये बोल रहे हैं कि देखो ये जो टाइम है वो उनके लिए फीडिंग का, फोडर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है और अगर एनिमल्स को परमानेंट और अच्छे तरीके से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उनकी डेथ हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि जो वहाँ पर विलेजर्स रहते हैं उनकी इकोनॉमी, उनकी जेब पर खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी गिर जाएगी। तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता है। भले ही हमने डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर कर लिया, डिसएंगेजमेंट टॉक्स हो गई, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ना वहाँ के जो लोकल लोगों की, ये तो देखो गवर्नमेंट लेवल पर है, गवर्नमेंट तो बहुत दूर रहती है ना, जो लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको भी सोल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, डाइवोर्स डॉटर एंटाइटल टू सम्मान पेंशन हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और उसमें ये बोला है कि एक फ्रीडम फाइटर की अगर कोई बेटी अगर वो विडो हो जाती है या फिर उसको डाइवोर्स मिल जाता है तो उस बेटी को जो पेंशन दी जाती है, मान लो किसी फ्रीडम फाइटर की डेथ हो गई और उसकी डेथ होने के बाद में जो पेंशन दी जाती है वो उसकी, जिस प्रकार से एक अनमैरिड डॉटर को जो पेंशन मिलती है ना, वो उसकी डाइवोर्स या फिर विडो डॉटर को भी, वो भी उतनी ही इक्वली उसके लिए मतलब हकदार है, उसको भी उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये दिया गया है एक नया स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज, विजुअली चैलेंज्ड स्ट्रगल विद ई टेक्स्ट बुक।
कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो स्कूल है वो काफ़ी लंबे समय से बंद चल रही है, लेकिन जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए इससे काफ़ी समस्या हो गई है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर एनसीईआरटी है, स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तैयार ही नहीं की गई है। उनका जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक्सेस नहीं कर पाता, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वही है जिनको उनके टीचर्स तैयार करते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि दीक्षा वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर गवर्नमेंट का वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर टेक्स्ट बुक मिलती हैं, वहाँ पर भी जो डिजिटल एजुकेशन है उसको एक्सेसिबल नहीं बनाया गया है विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आगे फिर जो स्टेट है जैसे तमिलनाडु और भी जो स्टेट हैं उनकी बुक्स की भी बात की गई है कि उनसे भी परेशानी होती है। तो देखो, जो बच्चे हैं उनके लिए आप राइट टू एजुकेशन तो कर रहे हो, लेकिन उन बच्चों में भी आप अगर एक तरीके से असमानता ला रहे हो, अनइक्वलिटी ला रहे हो, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। जो बच्चे जिनको पढ़ने की सामग्री, पढ़ने का मटेरियल ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वो और बच्चों से कैसे कंपेरिजन कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर टू सर्टिफाई श्रिम्प फार्म्स। हमारे इंडिया में जो श्रिम्प फार्म्स हैं और इसका एक्सपोर्ट यूएस और चाइना में 2019-20 के डाटा हैं, जिसमें $5 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया श्रिम्प का, फ्रोजन श्रिम्प का यूएस और चाइना में, और हमारे बिगेस्ट बायर्स हैं यूएस और चाइना। तो इंडिया ने एक तरीके से सर्टिफाई किया है श्रिम्प फार्म्स को, और जो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया का फ्रोजन प्रोड्यूस है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा, और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा तो और तरीके से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी इंक्रीज हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, टीका उत्सव इज स्टार्ट ऑफ सेकेंड बिग वॉर अगेंस्ट वायरस मोदी। हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला कि टीका उत्सव मतलब वैक्सीनेशन फेस्टिवल वो स्टार्ट होगा 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 14 अप्रैल तक चलेगा। 11 अप्रैल को क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी थी, और 14 अप्रैल को है बाबा साहेब अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी। 4 दिन तक ये टीका उत्सव चलेगा, और इस टीका उत्सव को उन्होंने बोला कि कोविड-19 के खिलाफ में ये दूसरी सबसे बड़ा वॉर है, इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला कि सोशल एंड पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी उन्होंने स्ट्रेस दिया। पीएम ने आगे अपने जो स्टेटमेंट है, जो अपना स्पीच है, उसमें बोला कि जीरो वैक्सीन वेस्टेज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए कैपेसिटी को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि दवाई भी कड़ाई भी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मुंह के ऊपर मास्क पहनो, लोगों को अवेयर करो, और अवेयर पर्सनल, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर ये जो टीका उत्सव चलाया जा रहा है, इसमें जो भी एफर्ट्स, जो भी टारगेट फिक्स किए गए हैं उनको अचीव किया जाए। किस किस लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, सोशल लेवल पर और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। 4 पॉइंट्स की उन्होंने बात की। फर्स्ट पॉइंट, ईच वन वैक्सीनेट, मतलब ऐसे व्यक्ति जो खुद वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा सकते, हु कांट गो देमसेल्फ फॉर वैक्सीनेशन, सच एज द अनलेटर्ड एंड द एज्ड, मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उनको असिस्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा उन्होंने बोला ईच वन ट्रीट वन, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास में नॉलेज ही नहीं है, जिनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है, तो उनको ट्रीटमेंट दिलवाने में हेल्प करनी चाहिए। थर्ड बोला ईच वन सेव वन, मतलब खुद भी मास्क पहनो और दूसरों को भी खुद मास्क पहनना चाहिए हर किसी को, जिससे आप खुद को भी बचाओगे और दूसरों को भी बचाओगे। और इस बात पे उन्होंने खास जोर दिया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चल रहा है उससे ये नहीं होना चाहिए कि अब तो वैक्सीनेशन लग रही है ना, वैक्सीन लग रही है, अब क्या डरने की जरूरत है। नहीं, डरने की जरूरत है, और डरोगे तभी हम कोविड-19 को दूर कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बोला कि सोसाइटी एंड पीपल शुड लीड इन क्रिएटिंग माइक्रो कंटेनमेंट जोन। स्पेशली इस बात के ऊपर उन्होंने फोकस करके बोला कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि सिर्फ और सिर्फ हम कोविड-19 से तभी बच सकते हैं जब माइक्रो कंटेनमेंट जोन को हम डिक्लेयर करें। मतलब स्पेशली चाहे घर में हो,
चाहे मोहल्ले में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे एक सिटी में हो, चाहे गांव में हो, चाहे फिर कंट्री लेवल पर हो। मतलब जैसे घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है फैमिली मेंबर्स में, या फिर कम्युनिटी मेंबर्स में एक व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन की आवश्यकता है और उस पॉजिटिव केस को वहीं पर रोकने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो जो लॉकडाउन जैसी समस्या है उससे हो सकता है कि हमें दोबारा से उसको फेस करना पड़े। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला कि हमारी जो सक्सेस है ना, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि माइक्रो कंटेनमेंट के लिए लोगों में कितनी अवेयरनेस है। बिना किसी काम के लोगों को घर से बाहर नहीं निकालना है। जो भी एलिजिबल पर्सन है उनको वैक्सीनेशन लगवानी है और कोविड-19 के तहत जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि मास्क पहनना और दूसरे प्रोटोकॉल जैसे 2 गज की दूरी, इन सबको फॉलो करने की आवश्यकता है। अगर इन सबको हमने ढंग से फॉलो किया तो हम कोविड-19 की जो बढ़ रहे हैं केसेज उनको दोबारा से कंट्रोल में कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट रेमडेसिविर। कोविड-19 की जिस तरीके से केसेज बढ़ रहे हैं उतना ही सेंटर ने रेमडेसिविर जो डोज है उसके एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया है। क्यों? देखो, इसके बैन करने का मेन कारण ये है कि हमारी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो इसका यूज़ कर रही हैं, जो इसका प्रोडक्शन कर रही हैं। इसकी वजह से हमें इसको एक्सपोर्ट करने की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट्स ऑफ रेमडेसिविर, मतलब हम बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ पर बना रही हैं और बहुत हमारे जो कोविड-19 के केसेज बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और इसी को लेकर के ये प्रॉब्लम, ये इशू सामने आ रहा है कि रेमडेसिविर का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम हो गया है कुछ समय में। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। 70 डेड इन बैटल फॉर यमन्स मारिब। यमन एक कंट्री, उसके एक मारिब सिटी में एक तरीके से क्लैश हुआ। वहाँ पर यमन में हैती रिबेल्स के बीच में और वहाँ की जो सरकार है उनके बीच में प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने का मेन कारण ये है कि ये जो मारिब सिटी है ना, वहाँ का जो ऑयल रिच रीजन है उसकी कैपिटल है। मतलब इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हैती रिबेल्स और या फिर गवर्नमेंट। इसका मेन कारण ये है कि इस एरिया से जो ऑयल निकलता है उसके लिए काफ़ी पैसा मिलता है और पैसे मिलने की वजह से इस एरिया को एक तरीके से अपने अंडर करने की कोशिश की जा रही है। देखो, जो मारिब नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में आपको स्पेशल जगह का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मारिब सिटी यमन में है। ये यमन, आप देखो, यमन की बॉर्डर यहाँ पर ओमान से मिलती है और इस साइड सऊदी अरेबिया से मिलती है। यहाँ पर है रेड सी, ठीक है, और यहाँ पर बाब आल मंदेब स्ट्रेट है। ठीक, ये यमन है और ये है मारिब सिटी। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? हैती रिबेल्स और गवर्नमेंट यहाँ की दोनों के ही द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, सस्पिशियस ब्लैकआउट हिट्स ईरान न्यूक्लियर साइट। ईरान कंट्री जिसके साथ में यूएस कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर डील को दोबारा से साइन किया जाए, उस एग्रीमेंट के ऊपर ईरान को दोबारा से लाया जाए। ईरान में अभी एक अंडरग्राउंड नाटांज जो जगह है वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी, एक पावर स्टेशन स्टेब्लिश किया गया था और वहाँ पर एक तरीके से अचानक से वहाँ की जो पावर है, उस न्यूक्लियर जो स्टेशन है उसमें जो पावर आ रही थी वो अचानक से ख़त्म हो जाती है, मतलब अचानक से बंद हो जाती है। तो एक तरीके से मतलब जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इनके ऊपर आक्रमण किया गया, जो अटैक किया गया, मतलब साइबर वारफेयर के तहत वहाँ पर पावर को ब्लैकआउट किया गया है। जो ईरान है उसने इसको न्यूक्लियर टेररिज्म बोला है और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उन्होंने मांग की है कि वो इसकी जानकारी हासिल करे कि उनका जो न्यूक्लियर स्टेशन है उनके ऊपर जो अटैक हुआ वो किसके द्वारा किया गया और किस तरीके से उनको मतलब ब्लैकआउट, पावर ब्लैकआउट यहाँ पर की गई। देखो, ये जो प्रॉब्लम है पावर ब्लैकआउट, अभी हमारे इंडिया में भी कुछ समय पहले जो महाराष्ट्र का जो पावर स्टेशन है वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और ये माना जाता है कि जो अक्टूबर 2020 में इंडिया के ऊपर जो अटैक हुआ था वो साइबर वारफेयर था और चाइना के द्वारा किया गया था। तो ये जो प्रॉब्लम है साइबर वारफेयर, ये बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में हर इस कंट्री को जो लॉ है वारफेयर से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड जो लॉ हैं उनको चेंज करना चाहिए और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में जो अपने न्यू
रूल्स और ऑर्डर्स हैं उनको चेंज करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।